नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज के बाल विकास प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। और दोस्तों, अभी जो आपकी एग्जाम हुआ है, एग्जाम में इसी सारे प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, अभी तक हमने 25 प्रैक्टिस पेपर लगभग आपके बाल विकास के कंप्लीट आज कर लेंगे। इसी प्रकार आपके ईवीएस के साथ ही साथ हिंदी के जिसे हमने प्रैक्टिस पेपर किया है, सारे मैं देखा हूँ दोस्तों, आप लोगों से फीडबैक मिला है जिनका जिनका एग्जाम हुआ है। सर, आपके प्रैक्टिस पेपर पे A to Z क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपके पास मौका है, एक आध 2 दिन 3 दिन इस प्रैक्टिस पेपर अटेंड करने का, या एग्जाम के पहले मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है, तो ये सारे प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सिलेक्शन पाना है तो प्रैक्टिस पेपर जरूर अटेंड करके एग्जाम सेंटर पर जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रैक्टिस पेपर में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। और इसके पहले प्रैक्टिस पेपर की ऑलरेडी लिंक बना दी गई है आपको। एमपी टेट वर्ग 3 प्रैक्टिस पेपर 2022 मिल जाएगा। सारे प्रैक्टिस पेपर आपको एक ही लिंक प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। और इस प्रश्न पर 30 प्रश्न करेंगे। और आइए जान लेते हैं आपका फीडबैक, आपका स्कोर इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्या होता है। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? प्रौढ़ावस्था पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर, शैशवावस्था पर रखी जाती है। तो शारीरिक एवं मानसिक व्यक्तित्व विकासों की जो मूल आधारशिला है वह किस पर रखी जाती है? वह बाल्यावस्था पर ही रखी जाती है। पहला ऑप्शन का आपका सी वाला यह है, सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। और वीडियो के अंत में आपका सिलेक्शन का मूल मंत्र भी बताने वाले आज, कि आपको किस सब्जेक्ट पे क्या पढ़ना है, और सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स की भी बात करेंगे। पहले इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? आप जानते हैं कौन कौन सा है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, या उपयुक्त सभी की बात करें। आप सभी जानते हैं जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं दी गई हैं। संवेदी जन्म से लेकर 2 अवस्था का कहलाती है। मूर्त आपका कहलाता है जो तृतीय अवस्था है, 7 से 11, और औपचारिक 11 से आगे की अवस्था, या 11 से लेकर 15 तक की अवस्था कहलाती है। और दूसरी अवस्था हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था है। तो ये तीनों अवस्थाएं आपकी जीन पियाजे जी की है, इसलिए उपर्युक्त सभी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि यह कथन कि उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। प्रश्न को समझिएगा। यह कथन है कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। यह सिद्धांत जो इंगित करता है हल के प्रबलन का सिद्धांत, गुथरी के प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, या स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत करता है। सभी लोग बताइएगा। तो यह सिद्धांत किसकी ओर इंगित कर रहा है भैया? देखिए प्रश्न को समझिए। एक उत्तेजित प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि फिर वही दोबारा हो तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति जो है गुथरी का प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब क्या होगा? फिर वही दोबारा किया जा रहा है, तो प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? दोबारा वही चीज़ फिर से करना। ठीक, तो गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत हो जाएगा। और यहाँ से ये भी प्रश्न क्लियर होता है आपका कि प्रबलन का सिद्धांत किसका है? हल महोदय जी का है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसका है? गुथरी महोदय जी का है। और प्रबलन का सिद्धांत किसका है? स्किनर महोदय जी का है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। फोर्थ प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक कि शिक्षार्थी को जानने में सहायक है। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में यह शिक्षार्थी को जानने में सहायक है, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक है, यह प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक है, या शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। नीचे दिए गए आपके कथन है और कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है सही हमारा कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में देखा जाए, जो कथन हमारा सही दिया गया है वह कथन हमारा दिया गया है कि शिक्षार्थी को जानने में सहायक होता है, शिक्षार्थी को जानने में सहायक भी मिलता है, और आपका प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक भी होता है, और शिक्षक को स्वयं को जानने में भी सहायक मिलता है, और शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक मिलता है। इसे जो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा।
पांचवा प्रश्न है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है और एक प्रश्न पूछा भी गया था पिछले पेपर में आपके। आशुवेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना या निरंतर सीखना? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को आसान करना, सिलेक्शन 101% पाना। और ये बता देता हूँ, आपके अगर जितना कट ऑफ रहा 120 प्लस के नीचे सिलेक्शन मत सोचिएगा। जी हाँ, 120 के नीचे तो सिलेक्शन मत सोचिएगा, इसलिए टारगेट 125 का रखिए। इसलिए कहते हैं आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त कीजिए और सिलेक्शन को रास्ता जो है कन्फर्म कीजिए, आसान कीजिए। चलिए, पांचवें प्रश्न का उत्तर आप लोगों का फीडबैक मिल चुका है कि आशुवेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान जो है निहित है वह है खोजपूर्ण सीखना। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है? अंतःक्रिया, सह संबंध, प्रेषण या संप्रेषण कहलाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्य, विचार, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाना प्रेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? प्रेषण होगा या संप्रेषण होगा? सभी बताइए, फीडबैक कीजिए फटाफट। प्रेषण होगा या संप्रेषण होगा? दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन है। देखा, आपका तो देखिए अंतः क्रिया और सह संबंध तो नहीं होने वाला है, लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, प्रेषण पे मत कीजिएगा, संप्रेषण इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, एजुकेशनल साइकोलॉजी आपका कोग्निटिव नामक जो पुस्तक है किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने की है? आपकी अल्बर्ट बंडूरा की है, डेविड आशुवेल जी की है, B.F. फिशनर की है, जीन पियाजे जी की है? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी शिक्षक बंधु, ब्रदर्स, टीचर्स, भाई बहन सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, कोग्निटिव पुस्तक नाम की जो है, जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आपके किसकी है? डेविड आशुवेल महोदय जी के है। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना, अनुदेशात्मक सामग्री का विकास एवं चयन, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश या सामाजिक कौशल का चयन? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? तो आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना यह शिक्षण प्रतिमान का कार्य है। अनुदेशात्मक सामग्री का विकास एवं चयन करना ये भी शिक्षण का प्रतिमान का कार्य होता है। और शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश भी शिक्षण प्रतिमान का कार्य है। लेकिन सामाजिक कौशलों का चयन यह जो आपका शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 9 नंबर प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या आइए जान लेते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य शोधोद्देश्य अंतःक्रिया होती है, व्यक्तिगत विद्यार्थी की सहायता के लिए होता है, या वांछित अनुदेशात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना, या शेष चिंतन व्यूह रचनाओं का विकास? नीचे दिए गए सही उत्तर का हमें चयन करना है। 1 सही है, 2 सही है, 3, 4 केवल या केवल 4? साथियों, कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता क्या क्या होती है कि कंप्यूटर यंत्र एक विद्यार्थी के मध्य शोधोद्देश्य अंतःक्रिया होती है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए भी या सहायता के लिए भी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता है, और वांछित अनुदेशात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना भी सहायक है। लेकिन जो डी ऑप्शन दिया गया है कि श्रेष्ठ चिंतन व्यूह रचनाओं का विकास की बात करेंगे, तो डी ऑप्शन जो है सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4th वाला हमारा सही हो जाएगा, जो दिया गया है केवल 4। इसलिए हम यहाँ पे डी ऑप्शन को चूज करेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं दिया गया है? तो आप जानते हैं व्यक्ति को पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशील या मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य है। तनाव, अंतःद्वंद एवं हताशा को कम करना, जीवन के वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता। देखिए, आप देखेंगे इन तीनों में संतुलन दिया गया है, संतुलित क्रियाशील दिया गया है, ठीक है, और कम करना दिया गया है, और स्वीकार करना, ठीक है। इन तीनों अपने आप में हमें लगता है कि ये ऑप्शंस अलग ही दिए गए हैं, संतुलित करना, उनको कम करना, स्वीकार करना, ठीक है। लेकिन आपको देखिए जो बी ऑप्शन दिया गया है अलग ही दिया है, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया दिया गया है, मतलब निर्माण खोज की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डिफरेंट है, इसलिए यह कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में आपका सत्य नहीं दिया गया है कि प्रेक्षण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया। बी ऑप्शन इसलिए आपका सही हो जाएगा।
कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर आपके कमेंट फीडबैक का हमेशा स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं के, आपके सभी माता पिता को प्रणाम है। जयसवाल सर का स्वीकार कीजिएगा। सभी मित्रों को इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। एग्जाम फतेह की तैयारी चल रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। निम्न में से कौन सा विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल आपके निर्धारक कारक है? पाठचर्या, शिक्षक, प्रबंध तंत्र की बात करेंगे, उपयुक्त सभी की बात करेंगे। आप जानते हैं अध्यापक अध्यापिकाएं हैं आप लोग कि विद्यालयी प्रभावशीलता के जो मूल निर्धारक आपके कारक हैं, आपके पाठचर्या भी है, शिक्षक भी हैं और प्रबंध तंत्र भी होता है। इसलिए उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के अगर सिद्धांत की बात करें, भौतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधनों में विद्यालय भवन, उपकरण, साज सज्जा, चाक, मेज, श्यामपट्ट ये आ जाते हैं। और विद्यालय प्रबंधन का सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि इन संसाधनों की शक्ति का इस प्रकार न्यायोचित, सार्थक एवं मित्रतापूर्ण प्रयोग करें। इससे क्या होता है, जिससे संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के दो सिद्धांत हैं, भौतिक और मानवीय। भौतिक में क्या क्या आता है? विद्यालय भवन, उपकरण, साज सज्जा, चाक, ये सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम पर पूछा जा सकता है। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सभी लोग जानते हैं, जब भी व्यवहारवाद का जिक्र आता है, ठीक है, जॉन वाटसन महोदय जी का नाम आ ही जाता है। जी हाँ, व्यवहारवाद का शिक्षा में योगदान क्या है? बच्चों के संवेगों का प्रयोगात्मक अध्ययन करके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इनके संवेगात्मक व्यवहार को समझने का ज्ञान प्रदान किया। और व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार पर वातावरणीय कारकों की भूमिका पर विशेष जोर दिया है। और वाटसन ने पर्यावरणीय कारकों को बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भी बताया है। अगला प्रश्न है साथियों, शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है, वह शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, तकनीकी सेकंड, हार्डवेयर उपागम या सॉफ्टवेयर उपागम। अब नीचे दिए गए कथन को हमें चयन करना है, ठीक है। तो शैक्षिक तकनीक जिसका उद्गम भौतिक और विज्ञान अभियांत्रिकी से हुआ है, तो आपका शैक्षिक तकनीक और हार्डवेयर उपागम, पहला और तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया है 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो आप जानते हैं, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति हो गया, संवेगों की समझ एवं विश्लेषण हो गया, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। ये हमारे जो तीनों हैं ए, बी और डी वाला, ये संवेगात्मक बुद्धि के आयाम हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है कि समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता है, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता जो है ये संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थर्ड ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित तत्वों में से उनके सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। पर्यावरणीय संदर्भ, प्रक्रिया हो गया, अदा मतलब निवेश, प्रदा यानी उत्पाद। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो हमें देखिए इस प्रक्रिया को क्या करना है, यहाँ पे नीचे दिए कोड को सही उत्तर का चयन करना है। देखिए प्रश्न पूछा गया है प्रभावी के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रभावी तत्व के देखिए पहला यहाँ पे निवेश की बात होती है, अदा की बात होती है, इसके बाद फिर प्रक्रिया की बात होती है, ठीक है, इसके बाद फिर प्रदा उत्पाद की बात होती है और अंत में फिर पर्यावरणीय संदर्भ की बात की जाती है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है 3241 वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा, परंपरागत स्तर की बात करेंगे, पूर्व नैतिक स्तर की बात करेंगे, ठीक है, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल स्तर की हमने बात किया। लेकिन आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास में क्रियात्मक स्तर का हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो परंपरागत, पूर्व नैतिक स्तर और आत्म अंगीकृत या नैतिक मूल, ये हमने 3 पढ़े हैं। आपके ए, बी और डी वाला पढ़े हैं, 3 सी वाला हमने नहीं पढ़ा है। और यही पूछा जा रहा है कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो क्रियात्मक स्तर सिद्धांत नहीं है। 17वां प्रश्न है, आपको पता जीन पियाजे जी, कोहलबर्ग, थार्नडाइक, पावलोव, वाइगोस्की, ये आपके मनोवैज्ञानिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इनका ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगा इन मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। तो आपने नहीं देखा तो जरूर जाके विजिट कीजिएगा, देख लीजिएगा एग्जाम के पहले। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। संक्रमण अवस्था हो गया, संकल्पना अधिगम अवस्था हो गई, रचनात्मक अवस्था हो गई या आत्म केंद्रित अवस्था की बात करेंगे। नीचे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, कौन कौन सा सही होगा। देखिए पियाजे जी के अनुसार नैतिक अवस्थाएं जो इंगित करती हैं, एक संक्रमण अवस्था और एक आपकी कौन सी हो जाएगी,
आत्म केंद्रित अवस्था की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला और फोर्थ वाला हमें क्लिक कर लेना जो सी ऑप्शन में दिया गया आपके कि पियाजे जी के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं क्या इंगित कीजिए, एक संक्रमण अवस्था, एक आत्म केंद्रित अवस्था। देखिए संक्रमण अवस्था की बात करें, जीन पियाजे जी के नैतिक विकास की अवस्थाओं में परितंत्रता की बात करेंगे। प्रारंभिक शिशु में से विद्यालय आयु तक, जी हाँ, प्रारंभिक शिशु से विद्यालय आयु तक इस अवधि में बालक समझने लगता है कि उसकी अवस्थाएं तथा इच्छाएं दूसरों या बड़े लोगों के नियमों या प्रभुत्व पर निर्भर हैं। तो संक्रमण इस अवस्था में सामाजिक एवं ज्ञानात्मक विकास, उनके नैतिक विकास पर प्रभाव डालता है। क्या क्या? संक्रमण और ज्ञानात्मक विकास। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं दिया गया है? देखिए निर्मितवादी की बात कर रहे हैं। शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। बिल्कुल, दोनों हमारे सही दिए गए हैं। तीसरा, संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। देखिए संपूर्ण प्रक्रिया में यहाँ पे शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया, तो शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ बताना पेडागोजी में किसी को भी यहाँ पे निगेटिव माना जाता है। तो संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक है, महत्वपूर्ण है। यह निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों में आपका कथन सत्य नहीं होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है, यह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, ये आपके एग्जाम पर आया हुआ प्रश्न है और नॉर्मलाइजेशन पर इस क्वेश्चन को रिजेक्ट भी किया गया था, यानी कि ऑप्शन सही नहीं दिए गए थे, क्वेश्चन सही नहीं था। आइए जान लेते हैं किस प्रकार से एग्जाम पर इस प्रकार के क्वेश्चनों पर रिमूव कर दिया जाता है एग्जाम में, फिर इन्हीं प्रश्नों पर आपके नॉर्मलाइजेशन होता है। कौन सी अवधि यौना आरंभ या एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? 6 से 9, 10 से 12, 13 से 16, 17 से 19। देखिए इसी में किसी ने किया, क्योंकि बालक और बालिकाओं में, लड़के और लड़कियों में दोनों में अलग अलग होती है। लड़कियों में देखा जाए तो औसत 11 माना गया है, लड़कों में 12 माना गया है औसत यौन आरंभ या एज ऑफ प्यूबर्टी की बात करें। तो यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं दिया गया है, इसलिए एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को रिमूव किया था और इस क्वेश्चन पर नॉर्मलाइजेशन हुआ था। आइए इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। देखिए प्यूबर्टी शुरू होने की कोई निर्धारित उम्र नहीं है। प्यूबर्टी शुरू होने की उम्र और विकास की दर हर बच्चे में भिन्न भिन्न होती है। ज़्यादातर लड़कियों में 8 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी जो है शुरू होती है, जिसकी औसत आयु 11 वर्ष है। लड़कियों में लड़कों की तुलना में अधिक तेजी विकास होता है, सभी जानते हैं। ज़्यादातर लड़कियां प्यूबर्टी की शुरुआत के 4 साल के भीतर ही पूर्ण यौन परिपक्वता तक जो है पहुंच जाती हैं। लड़कों का विकास लड़कियों की तुलना में देर से होता है और विकास की प्रक्रिया में आमतौर पर अधिक समय भी लगता है। ज़्यादातर लड़कों में 9 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी की शुरुआत होती है, जिसकी औसत आयु 12 वर्ष होती है। अधिकांश लड़के प्यूबर्टी की शुरुआत के 6 साल के भीतर ही परिपक्व तक पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपायदेयता से संबंधित नहीं है? समझिएगा। प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, विषय वस्तु को स्पष्टता, या कच्चा कच्छ वातावरण को जीवंत एवं सक्रिय बनाना। तो ऐसा कथन जो शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपायदेयता से संबंधित नहीं है, वह है शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक। बाकी आपके तीनों, प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, विषय वस्तु की स्पष्टता, कच्चा कच्छ वातावरण को जीवंत एवं सक्रिय बनाना, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। शिक्षक प्रभावी अन्वेषण प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें शिक्षण सामग्री, द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत या शिक्षण की तकनीकी कहते हैं। सभी लोग बताइएगा। क्या शिक्षक जो है प्रभावी अन्वेषण प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है वह आपका शिक्षण सामग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है? प्रदत्तों का एकत्रीकरण, प्रदत्त चयन, प्रदत्तों का एकत्रीकरण, स्पष्टीकरण का निर्माण। नीचे आपके कोड में दिया गया है, या कूट भाषा या कोड वर्ड में दिया गया है कौन कौन सा सही है। देखिए खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है, तो आप जानते हैं प्रदत्तों का एकत्रीकरण, प्रयोगीकरण और स्पष्टीकरण का निर्माण, ये तीनों खोज प्रशिक्षण के प्रतिमान के चरण हैं। लेकिन प्रदत्त चयन उपागम ये आपके खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए हमारा जो सी दिया गया है केवल 2 वाला सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है गिलफोर्ड की, जीन पियाजे जी की, कोहलबर्ग की, थार्नडाइक महोदय जी के। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी शिक्षक बंधु, सभी कमेंट कीजिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। एग्जाम के पहले प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था जो कहलाती है वह कोहलबर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं अथवा शोधन, उदात्तीकरण अथवा शोधन, या दूसरा मार्ग खोजना। तो नीचे दिए गए कोड वर्ग में हमें सही चयन बताना कौन कौन सा सही है। देखिए, तनाव को घटाने एवं समायोजन की जो प्रत्यक्ष विधियां होती हैं, आपके दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन होता है, उदात्तीकरण अथवा शोधन होता है, दूसरे का मार्ग खोजना। लेकिन बाधाओं का अथवा शोधन यह तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं। तो दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ये आपका प्रत्यक्ष विधि होगी, उदात्तीकरण अथवा शोधन ये आपकी प्रत्यक्ष विधि होगी, और दूसरे मार्ग खोजना ये भी प्रत्यक्ष विधि है तनाव को घटाने और समायोजन करने की। लेकिन बाधाओं अथवा इसका शोधन जो है तनाव को घटाने एवं समायोजन करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो हमारे जीके कूट में आपको जो दिया गया है कोड वर्ग में पहला ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे सही जाएगा कि 1, 2 और 4 वाले हमारे सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया कि सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। आमने सामने की अंतःक्रिया, समूहकार, व्यक्तिगत जवाबदेही, संज्ञानात्मक अधिगम। नीचे दिए गए कोड वर्ग में बताइए कौन कौन सा सही दिया गया है। देखिए साथियों, सहकारी अधिगम तत्वों को इंगित कीजिए। तो आपका आमने सामने की अंतःक्रिया, समूहकार और व्यक्तिगत जवाबदेही ये तीनों जो है आपके सहकारी अधिगम इंगित तत्व हैं, और आपका संज्ञानात्मक अधिगम वाला तत्व नहीं है। इसलिए 1, 2, 3 जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिएगा डी वाला दिया गया है, तो डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीक नहीं है। देखिए, किशोरों के मानसिक पोषण के स्वास्थ्य के लिए हास्य, मित्रता, रुचियां हैं, ध्यान एवं आध्यात्मिकता की बात करेंगे, स्व अनुशासन, स्व नियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र। तो ए, बी और डी ऑप्शन किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निर्देशन तकनीक है। लेकिन जो आपका बी दिया गया है कि ध्यान एवं आध्यात्मिकता, जी हाँ सॉरी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य, ये तीनों जो है किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निर्देशन तकनीक नहीं है। बाकी आपके ए और बी, डी वाली निर्देशन तकनीकी हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है अनुदेशन, शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण। जी हाँ, ये एक परिभाषा भी है कि आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन जो है आपका क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। जी हाँ, आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम कहलाता है। और ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा आपकी क्रोयम क्रो महोदय की है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, ये परिभाषा क्रोयम क्रो की है कि आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। आदत ज्ञान यहाँ पे दो ठीक है, दो शब्दों का लक्षर किया गया है, तो क्रो एवं क्रो दो आपके ये भी शब्द लक्षर हैं। तो आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है, वह अधिगम कहलाता है। और ये परिभाषा क्रो एवं क्रो महोदय जी की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। देखिए, आप जानते हैं अभिवृत्त्यात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, ये तीनों जो हैं आपके तीनों जो प्रकार हैं ये अधिगम के प्रकार हैं। लेकिन कल्पनाशील अधिगम का यह प्रकार नहीं है। तो कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है, कल्पनाशील अधिगम। बाकी संज्ञानात्मक, निपुणता, अभिवृत्त्यात्मक ये तीनों हमारे हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि नेगेटिव प्रश्न था, नेगेटिव ऑप्शन चूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है, शिक्षक, माता पिता, पाठचर्या, विद्यार्थी। तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षण के चर में विद्यार्थी सर्वोपरि है, पाठचर्या सर्वोपरि है और शिक्षक सर्वोपरि है। लेकिन माता पिता आपके शिक्षण का चर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें 3 चर और होते हैं। एक होता है स्वतंत्र चर। शिक्षण स्वतंत्र चर शिक्षक होता है। इसमें अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र चर कौन होता है, तो शिक्षण का स्वतंत्र चर शिक्षक होता है। शिक्षण व्यवस्था, नियोजन और परिचालन शिक्षक स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक अपने अनुसार करता है। दूसरा होता है आश्रित चर। शिक्षण का आश्रित चर छात्र होता है। छात्र शिक्षक के अनुसार क्रियाशील रहते हैं। छात्र जो है शिक्षक के अनुसार ही क्रियाशील रहते हैं। आपका तीसरा होता है हस्तक्षेप चर। यह शिक्षक और छात्र के मध्य एक पुल अर्थात सेतु की तरह कार्य करता है। प्रश्न आ सकता है
कि कौन सा चर जो है शिक्षक और छात्र के मध्य एक पुल और सेतु के तरह कार्य करता है, वह हस्तक्षेप चर है। और वह कौन सा चर है जिस पर जो है शिक्षण पर छात्र आश्रित रहते हैं, वह आश्रित चर। जी हाँ, शिक्षण का आश्रित चर जो है छात्र होते हैं। शिक्षण का आश्रित चर छात्र होता है। छात्र शिक्षक के अनुसार क्रियाशील रहता है। प्रश्न आ सकता है कि छात्र शिक्षक के अनुसार क्रियाशील रहता है किस चर में? आश्रित चर में। प्रश्न आ सकता है कि शिक्षण व्यवस्था, नियोजन, परिचालन शिक्षा का स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक अपने अनुसार करता है किस स्तर पर? स्वतंत्र स्तर पर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट थे। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है कि शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, व्यक्तिगत एवं समूहों के शिक्षण के लिए, उसके स्वयं की संतुष्ट के लिए। नीचे आपके कोड वर्ग में दिया गया है कौन कौन सा सही होगा। देखिए, एक शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि वह प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी होता है, अभिभावकों के अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए भी होता है, और व्यक्तिगत एवं समूह के शिक्षण के लिए भी होता है, और उसके स्वयं की संतुष्ट के लिए भी होता है। तो उपरोक्त सभी वाला हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस पेपर में 30 में से आपके स्कोर कितने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और लगभग जितने भी एग्जाम हुए सारे प्रैक्टिस पेपर अगर आपने अटेंड किए हैं तो आप अगर एग्जाम देने जाएंगे तो 25+ स्कोर आपका हर सब्जेक्ट पर पक्का होगा। जी हाँ, तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सारे प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए जितना हो सके, ठीक है। सारे प्रैक्टिस पेपर अटेंड करने के बाद एग्जाम देने जाएंगे तो एक अलग ही एनर्जी होगी, एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर होगी कि हमने पढ़ा है। और जब पढ़ा है तो फिर आपका माइंड भी कहता है आपने पढ़ा है तो आप सही कीजिए। जब आप सही करेंगे तो सिलेक्शन जरूर मिलेगा। और 120+ के नीचे सिलेक्शन की उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। तो 125 का टारगेट कीजिए और 120+ का स्कोर कीजिए, सिलेक्शन पाइए, सपने को साकार कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपके अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।